नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोर्ट जहां से जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, जिसके लिए काम करने वाले लोग हैं, जितने भी मोदी विरोधी लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसी न किसी तरीके से अपने लिए राहत ले लेते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आजकल उन्हीं लोगों पर मेहरबान है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, जो कि देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलते हैं, जो कि किसी भी तरीके से सीपीआई, माओवादी, कम्युनिस्ट, नक्सलवादी इन लोगों के साथ काम करते रहे हैं, उन्हीं लोगों पर मेहरबानी दिखाते रहता है। एक मामला ऐसा ही आया और इतना खतरनाक मामला है जिसे सुनकर भी लगेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह समझ में नहीं आता कि किन लोगों को आप जमानत दे रहे हो, बाहर भेज रहे हो, और उसमें भी आपने जो कड़ी शर्तें लगाई है उसे देखने के बाद तो यही लगता है कि इन शर्तों के बावजूद क्या आप इन्हें इन्फ्लुएंस करने से मना कर दोगे? क्या ये गवाहों को धमका नहीं सकते? क्या ये जो इंटेलेक्चुअलिटी का उपयोग देश विरोधी ताकतों के साथ करते हैं, देशद्रोहियों के लिए करते हैं, क्या उसे आप रोक लेंगे? ऐसा ही एक मामला आया भीमा कोरेगांव मामले में, यानी कि यलगार परिषद से जुड़े हुए भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की पूरी साजिश बनाई गई थी, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 5000 पेज के चार्जशीट दायर की गई है एनआईए के द्वारा, जिसमें 200 से ज्यादा गवाह लाए गए हैं, और उस 2 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, ये मानकर भी कि इनके खिलाफ बहुत ही गंभीर मामले चल रहे हैं। लेकिन फिर भी इतने गंभीर मामले, इतने खतरनाक केस के बावजूद इनको जमानत का अधिकार है, क्योंकि 5 साल से जेल के अंदर हैं, और ये 5 साल बहुत ज्यादा समय होता है, इसलिए इन्हें थोड़े समय के लिए बाहर रख दो। क्योंकि बेल का जो खेल सुप्रीम कोर्ट में चलता है उसके लिए तो लोग खड़े हैं और वकीलों की फौज भी खड़ी है, और उसी से जज और वकील की सेटिंग से आज जितने भ्रष्टाचारी हैं, बड़े बड़े नेता, चाहे पी चिदंबरम हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या फिर दूसरे कई और नेता हों, जिसको सजा भी मिलती है फिर भी जमानत मिल जाती है, जैसे विजय दारदा का मामला है। 4 साल की सजा कोयला घोटाले में मिल गई, लेकिन फिर भी अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए, क्योंकि ये तो स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद आगे बहुत सारी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते इनकी सजा ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो खुद ही खत्म हो जाएंगे, इतने बुढ़े हो जाएंगे कि फिर कोर्ट भी कहेगा कि इनको जेल के अंदर रखने से क्या फायदा है, इन्होंने तो पूरी जिंदगी जी ही ली है। ऐसे ही मामला आया यलगार परिषद भीमा कोरेगांव के मामले में। 2 लोगों को, यानी वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा, इन दोनों का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया, ये दोनों जज हैं। जस्टिस कहना इन लोगों के साथ सही नहीं लग रहा है, लेकिन कहना पड़ेगा, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच में इन दोनों का जमानत अर्जी आई। ये दोनों कौन हैं, किस आरोप में आए हैं, ये तो बाद में पता चलेगा, जब बताएंगे कि कैसे इन लोगों ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचित की। लेकिन जो जमानत दी गई और जो आधार बनाया गया, उसकी चर्चा पहले करना जरूरी है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 बार ये लोग जमानत की अर्जी दे चुके थे, लेकिन दोनों बार बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधे रिजेक्ट कर लिया, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट को यह लगता था कि इन दोनों के ऊपर जितने गंभीर आरोप हैं, और जो लगभग प्राइमा फेसी लग रहा है कि इन लोगों ने ऐसी कॉन्स्पिरेसी की है, देश को अस्थिर करने की तैयारी की है और पीएम मोदी की हत्या की साजिश रची है, इसलिए इन लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए या 15 साल हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट में एनआईए ने कई सबूत दिए, कई साहित्यिक साक्ष्य दिए, कई
लेटर दिए जो इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है कि कैसे सीपीआई माओइस्ट से इनका सीधा संबंध है और उसके लिए फंड इकट्ठा करते हैं जो कि अर्बन नक्सली ग्रुप के मेंबर हैं। एक तो नक्सली वो है जो जंगलों में रहते हैं, हथियार लिए हुए हैं, दूसरे वो नक्सली है जो शहरों में रहते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, उन लोगों के लिए हथियार के लिए पैसा देते हैं और ये लोग सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने फंड के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने इंटेलेक्चुअलिटी का, जो सो कॉल्ड अपनी बुद्धिजीविता है उसका इस्तेमाल विदेशों से फंड लाने के लिए भी करते हैं। देश के दुश्मनों से मिलजुल कर नक्सलियों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। यही चार्ज एनआईए ने लगाया और इनके ऊपर जो एक चार्ज है, एक्ट है जो नॉन अवेलेबल है, वो है यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये देश विरोधी, देशद्रोहियों के खिलाफ लगाया जाता है जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी देश के खिलाफ करते हैं। यूएपीए के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, एनआईए ने सारे सबूत दिए, तो सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों जजों को लगा कि ये तो कोई बड़ा आधार नहीं है क्योंकि अभी तक आरोप पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हुआ है और इसलिए इनको बाहर छोड़ना चाहिए। हालांकि जज साहब ये मान रहे हैं कि इनके खिलाफ चार्जेस बहुत गंभीर है और इसलिए इनके खिलाफ जो मामला चल रहा है उसमें जमानत देने के बावजूद इन दोनों जजों की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रही कि कड़ी से कड़ी शर्त लगाई जाए। उसमें से एक शर्त लगाई गई कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, मतलब देश के बाहर आप नहीं जा सकते। ये शर्त सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। दूसरी शर्त ये कि आप महाराष्ट्र से बाहर अगर जाएंगे तो आपको स्पेशल कोर्ट जहां पर इन लोगों का ट्रायल चल रहा है यानी ट्रायल कोर्ट से आदेश अनुमति लेना होगा। तीसरी शर्त, आप अपने मोबाइल के एक ही नंबर का उपयोग कर सकते हैं और उस नंबर का लोकेशन ट्रैक करने के लिए एनआईए के अधिकारी के पास यह डिवाइस होगा जिससे आपका लोकेशन ट्रैक किया जाए। और यह भी शर्त लगाई गई कि आप अपना मोबाइल 24 घंटे चार्ज रखेंगे, कभी भी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए ताकि एनआईए के अधिकारी आपके ऊपर नजर रख सके। अगर इतने खतरनाक लोग हैं जिनके ऊपर 24 घंटा नजर रखने के लिए एनआईए के अधिकारी बिल्कुल मोबाइल को ट्रैक करते रहें, अगर इतने खतरनाक लोग हैं जो गवाहों को धमकी दे सकते हैं, इतने खतरनाक लोग हैं जो कि विदेशों से चंदा लाके टेरर फंडिंग करते हैं, इतने खतरनाक लोग जब सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगता है तो फिर इन्हें जमानत क्यों देनी चाहिए, क्यों इन्हें बाहर घूमने को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि इन लोगों ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रची थी। ये अलगार परिषद के जो उस सभा में इन लोगों ने लिटरेचर बांटे थे वो क्या था? देश में अस्थिरता पैदा करने वाले। 31 दिसंबर 2017 को इन लोगों ने पूना में शनिवार वाड़ा में एक बैठक की थी और उस बैठक में देश में अराजकता फैलाने, विद्रोह करने की पूरी प्लानिंग की गई थी। और उस बैठक के बाद जब भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई तो उसको भी इससे जोड़कर देखा गया। उसके बाद एक लेटर आया, उस लेटर में एनआईए को मिला कि ये लोग तो पीएम मोदी की हत्या की साजिश कर रहे थे, क्योंकि उस लेटर में लिखा हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हिंदूवादी राष्ट्रीय नेता हैं और वो जिस स्तर पर अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं, अभी उनके पार्टी की सरकार 15 राज्यों में है, लेकिन ये धीरे धीरे भारत के हर राज्य में इनकी सरकार बन जाएगी और इसके लिए सबसे बड़े तौर पर जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उन्हीं की लोकप्रियता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हिंदूवादी पार्टी अब सरकार में है और आगे एक्सपेंशन भी कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाने का एक ही रास्ता है, एक ही विकल्प है और वो है पीएम मोदी का खात्मा। यह उस लेटर में लिखा हुआ है कि पीएम मोदी का खात्मा जरूरी है और उसके लिए पूरी प्लानिंग भी बनाई गई कि उनका खात्मा कैसे किया जाएगा। वो तो सिक्योरिटी में रहते हैं, हर समय उनके आसपास कमांडो होते हैं, प्रधानमंत्री है, तो इसके लिए भी इन लोगों ने प्लान बनाया कि जैसे राजीव गांधी की हत्या की गई थी चुनावी रैली के दौरान,
उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रैली, रोड शो, इन मौकों पर ही मारा जा सकता है। हत्या की यह साजिश बनाई गई थी और इसके लिए जरूरी है राइफल, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर जरूरी है। स्नाइपर राइफल के लिए फंड भी चाहिए और साथ में इसके लिए जरूरत है कुछ बड़े बम बारूद की। इसके लिए इन लोगों ने यह भी कहा था, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था कि 8 करोड़ रुपए की जरूरत इस मामले के लिए हमें पड़ेगी। 8 करोड़ रुपए में हम पीएम मोदी की हत्या की पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार करेंगे, उसके लिए सारे व्यवस्थाएं करेंगे। हो सकता है यह कोई मानव बम भी तैयार कर रहा हो, किसी गरीब, दलित, आदिवासी जैसे लोगों को उसको बरगला रहा हो, किसी मुस्लिम संगठन के साथ मिलकर उसे ही मानव बम बनाने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन यह जो पूरी हत्या की साजिश थी, यह सुप्रीम कोर्ट को दिखता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो उन सारे लोगों को जमानत देनी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो, चाहे गोंजाल्विस हो, फरेरा हो, या फिर कुछ समय पहले तीस्ता सितलवाड़ का मामला आया। तीस्ता सितलवाड़ के मामले में भी यही सारी बातें थी कि ये तीस्ता सितलवाड़ कौन है जिसने मोदी को, यानी कि जो तत्कालीन गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी, उनको फंसाने के लिए गवाहों को ट्रेनिंग दे रही थी। मुंबई ले जाकर गवाहों को पूरी ट्रेनिंग देती थी कि आप बताना कि सरकार कैसे इस मामले में इन्वॉल्व है। और जो अधिकारी, जो पुलिस वाले वहां पर खड़े थे, उन लोगों को फोन आ रहा था, उन लोगों को मुख्यमंत्री के तरफ से फोन आ रहा था कि तुम कार्रवाई न करो, मुसलमानों को मरने दो। ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई गई थी और जिसके लिए अहमद पटेल ने 30-35 लाख रुपया भी दिया था। और ये सारे के सारे सबूत हैं। तीस्ता सितलवाड़ के एक करीबी सहयोगी भी बता रहे हैं, गवाह भी है, सबूत भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उसे भी देना है जमानत, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने तो यह कह दिया कि तुम्हें तुरंत सरेंडर करना पड़ेगा, इसमें जमानत नहीं मिल सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 8 बजे रात में, 9:30 बजे रात में, पहले डबल बेंच फिर ट्रिपल बेंच, यानी 3 जजों के बेंच में किसी भी तरीके से रात में फैसला लेना है। तीस्ता सितलवाड़ को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में बैठता है, जज साहब रात में बैठते हैं सारे काम छोड़कर। लेकिन क्योंकि ये मामला भी पीएम मोदी से जुड़ा हुआ था, यानी सारे मोदी विरोधियों को संरक्षण सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, सारे मोदी विरोधी विपक्षी पार्टियों को संरक्षण सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। जहां अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी है ईडी का, वहां से लुकआउट सर्कुलर हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलेगा। चाहे जितने भ्रष्टाचार के मामले हैं, सब में नेताओं को जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या इसी काम के लिए बैठा है? सरकार में इस बात की चिंता होती है, चर्चा भी होती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का काम, न्यायपालिका का काम केवल यही रह गया है भ्रष्टाचारियों को, देशद्रोहियों को समर्थन देना, संरक्षण देना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सुधार की गुंजाइश है और इनके जजों की मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है। इसलिए तैयारी इस बात की हो रही है, कॉलेजियम खत्म करो, उन लोगों को सामने लाओ जो कि कंपटीशन से आते हैं, जिनके अंदर राष्ट्रीय भावना हो, जो देश के लिए काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का है, न कि वैश्विक संस्था है। जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होते हैं कि आप अपने देश का ख्याल नहीं रखेंगे, पूरे विश्व का ख्याल रखेंगे, उन देशद्रोहियों का ख्याल रखेंगे, भ्रष्टाचारियों का ख्याल रखेंगे। इसलिए अब अंतिम प्रहार होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार यह मान चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज देश के खिलाफ ही काम करने वाले हैं। और इसका मेन कारण, मुख्य वजह है कॉलेजियम सिस्टम, जिसके आधार पर यह खानदानी जज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।